दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने क्वार्टर थ्री की तैयारी कर ली है। यानी बहुत जल्द हमारे सामने क्वार्टर थ्री का रिजल्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस अफोर्डेबल हाउसिंग में दूसरी कंपनियों के मुकाबले बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी पोजीशन के साथ आगे बढ़ी हुई है और लगातार इसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से बहुत सारे अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर योजनाएं लाई जा रही है, जिसका फ़ायदा डायरेक्टली कंपनी को हो रहा है। बजाज ग्रुप एक ऑलरेडी बहुत इस्टाब्लिश ग्रुप है इंडिया का, और जिसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिसकी अभी नई लिस्टिंग हुई है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संभावना बाकी है। ऐसे में कंपनी लगातार कुछ नए इनोवेशन कर रही है, कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। यहाँ पे इन्होंने एक नया और शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया जिससे लगातार इनका कस्टमर बेस बढ़ सकता है। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या आने वाले समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस में कुछ पॉजिटिव संभावना बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले। कल स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 126 पर, क्लोजिंग 125 के आसपास थी परसों की। इंट्राडे में आप देख सकते हो कि 128 का हाई भी बना, यानी तेज़ी बनी थी, खरीदारी भी थी। लेकिन देख सकते हो कि बाज़ार की स्थिति उस समय अनुकूल नहीं है। दबाव हर तेज़ी पे बिकवाली शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से 125 का इसने लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 126 के आसपास रही, जहाँ पे 0.82% की हमें तेज़ी देखने को मिली। तो हल्की सी तेज़ी देखने को मिली। वॉल्यूम पिछले कुछ दिनों के मुकाबले बड़ा थोड़ा सा ज़रूर है। देख सकते हो कि पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 87 लाख की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 80 लाख का वॉल्यूम हुआ, सामने 40 लाख की डिलीवरी उठाई गई। और देख सकते हो कि गुरुवार को 68 लाख का वॉल्यूम हुआ, 41 लाख की डिलीवरी उठाई गई। लेकिन फ्राइडे को वॉल्यूम बढ़ के 89 लाख तक चला गया, लेकिन डिलीवरी बेस काम वही है, सेम 41 लाख के आसपास। कुल मिला के कुछ रुझान पॉजिटिव हुआ है। अब आप ये देख सकते हो कि इस महीने की शुरुआत में स्टॉक काफ़ी बेहतर था। यहाँ पे देख सकते हो कि 135 के आसपास था, और उसके बाद 6 दिसंबर को ये 147 तक चला गया। काफ़ी बेहतर किया इसने, 150 को टच नहीं किया। और वहीं से आप देखें इसमें एक गिरावट का माहौल बना, बाज़ार में भी सेंटीमेंट बिगड़े, जिसकी वजह से जो स्टॉक 147 तक पहुंचा था वो गिरते हुए 125 तक आ गया है। तो अब देखो इसी महीने में स्टॉक ने अच्छी प्रदर्शन किया, लेकिन फिर स्टॉक नीचे आया। लेकिन ये आप देख सकते हो कि 125 पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक आपको 125 के आसपास दिखाई देगा। ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि 22 नवंबर के आसपास 125 के आसपास स्टॉक था। तो महीने भर पहले 125 पे था, वहाँ से इसने तेज़ी बताई, 147 तक गया और फाइनली फिर से उसी लेवल पर आ गया है। तो सीमित दायरे में रहोगे, इस समय ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा स्टॉक। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया है। तो सेबी का जो रूल्स है 2015, उसके तहत जैसे ही एक बार रिजल्ट की तैयारी हो जाती है, उसके बाद कंपनी से संबंधित जितने भी लोग हैं उन सब के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाती है। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि रिजल्ट के अंदर की पॉजिटिव और निगेटिव बातें उनको पता होती है और उसका वो मिस यूज ना कर ले। इसीलिए सेबी ने रूल्स बनाए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का। तो 1 जनवरी 2025 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी, और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 48 घंटे के बाद में वो फिर से नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए सारी ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो या बोर्ड के मेंबर्स हो या प्रमोटर ग्रुप से हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट और साथ में 9th मंथ के रिजल्ट साथ में डिक्लेयर करेगी। और अब हमारे सामने ये बात तो क्लियर हो चुकी है, रिजल्ट बन चुका है। जल्दी डेट का ऐलान भी होगा, और रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर एक अच्छी तेज़ी की संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। तो कंपनी की तरफ से जानकारी दे दी गई है, 1 जनवरी इसकी डेट है जब यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो खुल जाएगी। फिलहाल जो है नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए अभी भी ट्रेडिंग विंडो तो खुली है। अब यहाँ पे रिजल्ट की क्या संभावना बन सकती है, पिछले कुछ रिजल्ट से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवेन्यू की।
सितंबर 2023 में 1911 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। ये 2024 में 1996 करोड़ तक पहुंचा, यानी वृद्धि हुई। फिर 2024 की बात करें तो 2209 करोड़ तक पहुंचा और सितंबर 2024 आते ये 2410 करोड़ तक पहुंचा। यानी हर साल हर क्वार्टर में रिवेन्यू बढ़ रहा है, ये एक अच्छी बात है। इस बार भी रिवेन्यू बढ़ने की उम्मीद जग गई है। अब यहाँ पे खर्च की बात करें तो 176 करोड़ का खर्च था सितंबर 2023 में। मार्च में ये 219 करोड़ हुआ, लेकिन जून में घट के 170 करोड़ के आसपास आया। इस बार 179 करोड़ का खर्च था क्वार्टर 2 के दरमियान, यानी खर्च लगभग एक जैसा ही है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो सितंबर 2023 में 585 करोड़ के आसपास था। मार्च 2024 में घट के 498 करोड़ के आसपास, यानी फाइनेंसिंग प्रॉफिट कम हुआ। लेकिन जून 2024 में फिर से बढ़ के 640 करोड़ तक पहुंच गया और सितंबर 2024 की बात करें तो यह 718 करोड़ तक पहुंच गया। तो कंपनी का फाइनेंसिंग प्रॉफिट काफ़ी शानदार बढ़ा, यानी बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अदर इनकम यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। अब बात कर ले यहाँ पे इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 575 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था सितंबर 2023 में। अब आप देख सकते हो कि यह गिरा है, 488 करोड़ के आसपास आया था मार्च 2024 में, लेकिन जून में बढ़ के 630 करोड़ तक पहुंचा और सितंबर में 708 करोड़ तक पहुंचा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 451 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया था सितंबर 2023 में और ये कम हो गया 381 करोड़ के आसपास है मार्च 2024 में, लेकिन जून क्वार्टर में फिर से बढ़ के 483 करोड़ तक पहुंचा और इस बार यानी क्वार्टर 2 में जो पिछली बार 546 करोड़ के आसपास रहा। यानी क्लियरली देखो कि नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, रिवेन्यू भी बढ़ा है, ईपीएस में भी वृद्धि हुई है। यहाँ पे 0.67 रुपीज़ के आसपास था सितंबर 2023 में, जो मार्च में घट के 0.57 रुपीज़ तक पहुँचा। जून में बढ़ते हुए 0.62 रुपये तक पहुँचा और इस बार 0.66 रुपीज़ के आसपास रहा है, लेकिन 23 के मुकाबले थोड़ा सा कम है। एनपीए की बात कर ले तो 0.24% के आसपास था सितंबर 2023 में, जो इस समय 0.29% हुआ है, यानी हल्का सा आपको एनपीए क्रॉस एनपीए बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नेट एनपीए की बात कर ले तो 0.09% के आसपास था सितंबर 2023 में, जो 0.12% के आसपास रहा है। वैसे बहुत ही कम है एनपीए, कंपनी के कारोबार के हिसाब से देखें तो एनपीए की इतनी चिंता नहीं है यहाँ पे। अब कंपनी के यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो यह 56.24% के आसपास रहा है। जो रिवेन्यू ग्रोथ भी अगर आप देखें तो 34.16% के आसपास पास्ट 3 ईयर में रहा है, यानी कंपनी का ईपीएस ग्रोथ रिवेन्यू ग्रोथ काफ़ी बेहतर है। और यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने करीब 84,030.60 करोड़ का रिवेन्यू अर्न किया है और ये देख सकते हो कि 10.32% की इसमें वृद्धि है। तो लगातार कंपनी का देख सकते हो ईपीएस बढ़ ही रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी के आरओई की बात करें तो 15.23% के आसपास रहा है जो फाइनेंशियल ईयर में। रिटर्न ऑन इन्वेस्ट आज जो देखें तो इसका कंपनी का रिकॉर्डेड 2.59%। तो ये देख सकते हो कंपनी का आरओई हो या ईपीएस हो, सब में वृद्धि हो रही है। आंकड़े वाकई में उत्साहवर्धक है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस कुछ बेहतर कर सकता है। तो एक क्लियरली आप सिग्नल देख सकते हो कि इस समय जो सरकार बजट लेके आ रही है, फरवरी महीने में बजट आएगा। बजट में इस बार अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर सरकार कुछ और बड़ा ऐलान कर देती है। पिछली बार भी कैपेक्स बढ़ा दिया था, डबल कर दिए गए थे घर के मामला, इस बार बढ़ाते हैं तो सीधा फायदा बजाज हाउसिंग फाइनेंस को हो सकता है। तो बजट का इंतजार हमें करना होगा। बजट में ऐलान के ऊपर कंपनी को बहुत सारा बेनिफिट होने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।